लेकिन पिछले 10-12 सालों से जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है तो काफ़ी दिल्ली आगे ना बढ़ के पीछे की तरफ जा रही है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई तब से दिल्ली पीछे चली। हाँ जी। कोई ख़ास वजह इस बयान की? आप बिजली फ्री कर दी? सर बिजली फ्री का तो मतलब मायने ये हो गए कि आप दिल्ली को या दिल्ली के लोगों को आप पाषाण युग में भेजना चाहते हैं, जिसमें 200 यूनिट से आज की डेट में होता क्या है, आप ये चाहते हैं कि 200 यूनिट में एक पंखा चले, एक ट्यूबलाइट चले और लोग जो है बैकवर्ड स्टेट में रहे। जिस तरह से पूरी दुनिया में इंडिया की इस समय वाई हो रही है, लोग इंडिया को देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप में, दिल्ली उस तरह से उभरी नहीं जिस तरह से उसको भरना चाहिए था। दिल्ली में परेशानियाँ बहुत सारी हैं। अच्छा, मैं आपका मैनिफेस्टो भी पढ़ रहा था, उसमें आपने जो निशाना साधा है वो एमसीडी पर, एमसीडी को बताया कि ये भ्रष्टाचार का गढ़ है। क्यों? सर ये अगर आप देखें दिल्ली का सेटअप, जिसमें 3 तरीके से गवर्नेंस हो रही है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। दो लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है, ठीक है, जिसमें सफाई है, सड़कें हैं, स्वच्छ पानी है। ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं ज़्यादातर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस समय जो रोल रह गया है, सफाई से ज़्यादा उनका ध्यान ये है कि हर लैंडर पे कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। अगर नेशनल यूथ पार्टी की मैं बात करूँ तो आप कोई ख़ास पैटर्न होगा या सीधे मुद्दे होंगे आप जो जनता से? हमारी पार्टी का सिर्फ एक सबसे बड़ा नारा ये है कि हमारे को लोगों को एम्पावर करना है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, लोगों को डराना नहीं है, लोगों को किसी तरीके का भय नहीं दिखाना, लोगों को एनकरेज करना है कि आप फ्री हैं, यू आर अ फ्री सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मेजर जो पार्टीज है दिल्ली में वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, और लोगों को समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने काफ़ी लोगों को ठगा है और दोनों पार्टियां जो हैं वो वर्थ नहीं है कि इनको वापस रिपीट कराया जाए। बीजेपी काफ़ी सालों से तो दिल्ली में हारी रही है, आम आदमी पार्टी इस बार हारने के लिए निश्चित है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारा ये पॉडकास्ट जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ये लगातार जारी रहेगा दिल्ली चुनाव तक, दिल्ली चुनाव के संपन्न होने तक जारी रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली से जुड़े राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को हम इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करें। और इसी कड़ी में हमारे आज के मेहमान हैं नेशनल यूथ पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट विनय बंसल जी। विनय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? बस सर, हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं, तैयारी तो जनता बताएगी। चलिए, चुनाव की बात करेंगे बाद में, पहले आपके बारे में बात करते हैं। विनय जी, अपने बारे में कुछ बताइएगा। मैं सर, कहाँ से ताल्लुक है, दिल्ली कब आए? हम लोग सर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और जैसे कि सारी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर मैक्सिमम लोग माइग्रेटेड है, या तो वो हरियाणा, यूपी या एडजॉइनिंग एरिया से आया। तो हम लोग भी तकरीबन 1998 वैसे भी दिल्ली बाहर वालों को बड़ी रास आती है ये कहा जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जितने भी, देखिए, राजा महाराजा जितने भी मुगल आए, जितने भी लोग आए, वो दिल्ली आए। करेक्ट। वो कहीं और नहीं गए। आप सूफी संतों को देखिए, वो दिल्ली आए, वो कहीं और नहीं गए। तो दिल्ली बाहर के लोगों को बड़ा रास आती है, कह सकते हैं आप, लेकिन हम लोग राजा महाराजों की कैटेगरी से तो नहीं है, हम लोग तो सूफी संत की कैटेगरी में आते हैं। हम लोगों की बात है, हम भी बाहर से आए तमाम लोग। ओके, बढ़िया। तो आपका दिल्ली आना हुआ, कब आना हुआ दिल्ली? तकरीबन 1998 में हम लोग दिल्ली माइग्रेट किए थे। अच्छा। फादर बैंक में जॉब किया करते थे। अच्छा। और हमारी अब पैदाइश तो यहाँ की नहीं है, पर परवरिश जरूर दिल्ली की है। तो बाय प्रोफेशन आप सीए हैं? बाय प्रोफेशन में सीए हूँ। हाँ, मैंने देखा। अच्छा, ये बताइए, राजनीति की तरफ रुझान कैसे हुआ? शुरुआत से एक रुझान था या दिल्ली आने के बाद जो एक सिचुएशन बनी, जो राजनीतिक माहौल आपने देखा, उसकी वजह से आपका रुझान राजनीति की तरफ हुआ? सर, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, कोई कहे कि मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है तो वो गलत होगा। हर एक शख्स जिसने, आप हमारे ग्रंथ भी पढ़े, रामायण, महाभारत, ठीक है, स्पेशली महाभारत देखें, चाणक्य नीति, सबको उसके बारे में जानकारी है। तो जिन्होंने भी इन सब के बारे में पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकली इन विषयों में रुचि रखते हैं, तभी वो ये सब, इन सब का उन्होंने अच्छी तरह से स्टडी किया है, इनको समझा है और उनको रिस्पेक्ट किया है। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो लोगों का शुरू से ही है। नहीं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो होना भी चाहिए। हाँ। क्योंकि मैंने एक नारा सुना था कि पॉलिटिकल
इंसान है, आदमी है, तो पॉलिटिकल तो होगा। बिल्कुल सही। नॉन पॉलिटिकल तो जानवर होता है उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल सही। तो इंसान है तो उसकी अपनी एक सोच होगी, अपनी एक राजनीतिक सोच, सामाजिक सोच, और यही एक पॉलिटिकल विजन बनाती है किसी भी व्यक्ति का। बिल्कुल सही। तो आप अगर अब आप दिल्ली इलेक्शन में जा रहे हैं, राइट, दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, और इसीलिए आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, तो दिल्ली के बारे में थोड़ा बताइएगा कि दिल्ली में आपको कहाँ कमी लगती है कि राजनेता, राजनीतिक दल यहाँ पर ज्यादती कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, या यहाँ पर वो काम नहीं कर रहे जो दिल्ली की जनता चाहती है। अगर हम सर दिल्ली का इतिहास देखें और देखें कि जब से पॉलिटिकल दिल्ली में सेटअप शुरू हुआ, ठीक है, हमारे उससे पहले भी रामदलाल खुराना साहब हमारे पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। दिल्ली की हमेशा ऐसे एक रिक्वायरमेंट रही है कि केंद्र सरकार तो स्टेट को रन करती ही है, ठीक है, मैं केंद्र की सरकार का केंद्र में उनका जो गवर्नेंस है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो दिल्ली का स्टेट यूनिट कह सकते हैं आप, एक तरह से स्टेटहुड है, ये स्टेटहुड है, तो उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इन्फ्लुएंस करती ही है, लेकिन उसके अलावा भी एक लोकल गवर्नेंस की जरूरत थी, जिसकी वजह से जब मदनलाल खुराना जी जब इलेक्ट हुए तो उन्होंने सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली के, अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें तो। उसके बाद से आप देखा जाए तो हम अगर अपनी मेमोरीज में देखें तो उसके बाद काफ़ी सारे आए, साहिब सिंह जी आए, सुषमा स्वराज भी रही, उसके अलावा शीला दीक्षित जी ने काफ़ी लंबा और अच्छा कार्य किया। लेकिन पिछले 10-12 सालों से जब से आम आदमी पार्टी सरकार में आई है तो काफ़ी दिल्ली आगे ना बढ़ के पीछे की तरफ जा रही है जी। तो उसी को महसूस करके कि ये जो इस समय दिल्ली में हो रहा है, हम इसको वर्ल्ड क्लास स्टेट तो नहीं कह सकते, अपने इंडिया की कैपिटल है, ठीक है, और जिस तरह से दिल्ली, जिस तरह से पूरी दुनिया में इंडिया की इस समय वाई हो रही है, लोग इंडिया को देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप में, दिल्ली उस तरह से उभरी नहीं जिस तरह से उसको भरना चाहिए था। दिल्ली में परेशानियां बहुत सारी हैं, हम सड़कों की, गंदगी की, हवा की बात ना करें, उसके अलावा भी एजुकेशन की बात करें जिसका केजरीवाल साहब बहुत ज़्यादा टिडोरा पीटते हैं। अगर आप देखेंगे तो 81% जो लोग हैं वो दिल्ली में पढ़ने के बाद, प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद वो हायर स्टडीज़ नहीं कर सकते, उनको हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली के बाहर जाना पड़ता है। जो हायर स्टडीज़ कर लेते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। तो ये अच्छा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई तब से दिल्ली पीछे चली गई। हाँ जी। कोई खास वजह इस बयान की आपके? सर सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है ना लोगों में करने की जरूरत है, इन्होंने लोगों में इन्वेस्टमेंट नहीं करी। लोगों से मैं बिजली फ्री कर दी। सर बिजली फ्री का तो मतलब मायने ये हो गए कि आप दिल्ली को या दिल्ली के लोगों को आप पाषाण युग में भेजना चाहते हैं जिसमें 200 यूनिट से, आज की डेट में होता क्या है, आप ये चाहते हैं कि 200 यूनिट में एक पंखा चले, एक ट्यूबलाइट चले, और लोग जो है बैकवर्ड स्टेट में रहे जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ही बहुत कम हो। अगर आप किसी भी डेवलप कंट्रीज की बात करें, कंपैरिजन करें, जैसे जैसे इंसान प्रोग्रेस करता है एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर ये 200 की जगह 500 यूनिट होता तो हम कहते हैं हाँ केजरीवाल जी ने कुछ किया है, लेकिन 200 यूनिट से तो आप ये चाह रहे हैं कि लोग पीछे रहे, कोई एंटरटेनमेंट ना करे, पाषाण युग में रहे, और एक तरीके से गरीबों का ये मजाक है कि आपको 200 यूनिट में, क्योंकि फ्री में आप रह सकते हो, तो 200 यूनिट तक ही आप कंज्यूम कीजिए और उसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको समझ में आए, ज्ञान मिले या प्रोग्रेस कर सके। अच्छा, मैं आपका मैनिफेस्टो भी पढ़ रहा था, उसमें आपने जो निशाना साधा है वो एमसीडी पर, एमसीडी को बताया कि ये भ्रष्टाचार का गढ़ है। क्यों? सर ये अगर आप देखें दिल्ली का सेटअप जिसमें 3 तरीके से गवर्नेंस हो रही है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। दो लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है, ठीक है, जिसमें सफाई है, सड़कें हैं, स्वच्छ पानी है। ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं ज़्यादातर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस समय जो रोल रह गया है, सफाई से ज़्यादा उनका ध्यान ये है कि हर लेंटर पे कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है, जितने भी पार्षद हैं। अच्छा, हर लेंटर पे ये जो दिल्ली में जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी जॉइंट जेईज आते हैं या जितने भी इनके एमसीडी के जो कार्यरत जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे उनका फोकस ये रहता है कि भी किसी तरह से भी करके हम लोगों में कमियां दिखाएं, उनको डराए धमकाएं और नेक्सस के साथ। इसका थोड़ा सा मैं खुलासा चाहूंगा, आपने कहा लिंटर पे कितना पैसा वो जमा करे, ये इस वक्त एक होड़ मची हुई है एमसीडी में।
बिल्कुल सही। ये जो लिंटर पड़ते हैं, यानी ये जो लिंटर छत पड़ती है और जो न्यू कंस्ट्रक्शन होता है, ये सिर्फ लीगल कॉलोनीज की बात आप कर रहे हैं या इलीगल कॉलोनीज में जो लिंटर पड़ते हैं उनकी आप बात कर रहे हैं? ये लीगलाइज कॉलोनीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये लोगों से पैसा वसूलते हैं। अच्छा, उसमें भी पैसा जाता है? उसमें भी पैसा वसूलते हैं। और इलीगल कॉलोनीज के तो हम कह ही नहीं क्या कहकर वसूलते हैं कि आप ये इलीगल बना रहे हैं इसलिए? अब कई सारे मायने हैं, नापदंड है, मेजरमेंट के कानून ऐसे बने हुए हैं जो लोगों को पता रह जाती है थोड़ी बहुत। नहीं, कमी से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस में नहीं है। आपने कई कानून को एक जगह एकत्रित करके कहीं लिखा नहीं है, पब्लिश नहीं किया। कोई भी आगे ज्वाइंट जेई आपको बता देगा अच्छा कानून ये कहता है, ठीक है, और आप कहेंगे यार कानून कहता है, अच्छा मुझे तो पता नहीं था, हाँ बताओ क्या करना है, तो मजबूरी है उसकी, उसको देना ही पड़ेगा। तो नियम तोड़ने वालों को एंकरेजमेंट ज्यादा मिलता है, ठीक है, और मानने वालों को उनकी पिटाई ज्यादा होती है। इस तरह से सेटअप चल रहा है दिल्ली का आज के डेट में। और उसी के चक्कर में एमसीडी जो है इस समय दिल्ली की सबसे भ्रष्ट एक तंत्र कह सकता हूं मैं, सबसे भ्रष्ट एक तंत्र है। चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं, नेशनल यूथ पार्टी। आपके पास दिल्ली वालों के लिए क्या है सर? आप आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस से ये प्रोवाइड ज्यादा करेंगे, बेहतर करेंगे? सबसे पहले तो किसी भी प्रजातंत्र में कोई भी गवर्नमेंट आती है वो ये कहती है कि डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल होना चाहिए गवर्नेंस का। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है क्या? लोगों की कानून जो लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं, लोगों के हाथों से हो, वही स्ट्रक्चर जो है वही डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है। अगर छोटी छोटी चीजें हैं लोगों की, जैसे सफाई है, सफाई के लिए आपको आज की डेट में एक काउंसलर या एमएलए या किसी एमपी के और डिपेंडेंट होना पड़ता है। आपके एरिया की सफाई की जिम्मेवारी एमसीडी की है, एमसीडी अपना काम नहीं करती, उसके लिए लोगों को बार बार अपने नेताओं के पास अप्रोच करना पड़ता है। यही जो मॉडल है वो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। आप अपना काम स्वयं नहीं कर सकते और उसके लिए आपको बार बार अपने नेता के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। उसी को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक काउंसिल फॉर रेजिडेंट वेलफेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें गवर्नेंस जो है दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली की जनता के हाथों में ही होगी। अच्छा, जो वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली में बनी हुई हैं उनको आपने एक अंडर वन अम्ब्रेला लाने की कोशिश करी। एक आसान शब्दों में आप ये समझ सकते हैं, जैसे आज की डेट में दिल्ली की तकरीबन 3 करोड़ की पॉपुलेशन है जी। 3 करोड़ को हमने 1000 भाग में डिवाइड करके तकरीबन 30,000 पॉपुलेशन पे एक सीआरडब्ल्यू कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सीआरडब्ल्यू को हम पावर देंगे, फंड्स देंगे, क्योंकि बिना पावर और फंड्स के वो अपने काम को काम नहीं करवा नहीं सकते। पावर और वो जो भी उस चेयरमैन होगा सीआरडब्ल्यू का, वो डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट एंड पार्सल बनेगा और उसको वो पावर दी जाएगी जो शायद से आज की डेट में किसी काउंसलर या एमएलए के पास भी नहीं है। सारे डिसीजंस दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विस से रिलेटेड हो गया, जिसमें आपके प्रमुख जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या दिल्ली जल बोर्ड ये सब आते हैं। उन सबको वो सीधा डायरेक्शंस दे सकता है कि भी उनके एरिया की रिक्वायरमेंट है, उसको कमी को पूरा करना है। उसके अलावा हम लोगों ने 2.4 CR पर सीआरडब्ल्यू एलोकेट किया है फंड्स, ताकि वो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए किसी काउंसलर को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। अब एक तरीके से अगर मैं देखा जाए, आज की डेट में तकरीबन 250 काउंसिल वार्ड है दिल्ली में, तो एक तरीके से मैं 4 गुना, और उनकी जो फंड्स एलोकेशन होता है वो 50 लाख रुपए पर काउंसलर होता है एनुअल, तो हम 5 गुना उसको पैसा दे रहे हैं और चौथाई उसको गवर्नेंस के लिए पॉपुलेशन दे रहे हैं जिनका वो रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। तो ये एक खाका खींचा। अच्छा, अगर राजनीति की बात करें, आजकल जो राजनीति है, जैसे आम आदमी पार्टी की अलग राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न अलग है राजनीति का, कांग्रेस पार्टी का अलग है। अगर अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो वो जनता के बीच जाते हैं, कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह रहता हूँ, आम आदमी के मुद्दे उठाता हूँ। फ्री बीज की बात करें, फ्री आजकल एक राजनीति में नया ट्रेंड है, हम बीजेपी कहती है हम खाना फ्री दे रहे हैं, हम राशन फ्री दे रहे हैं। फिर उसमें एक सांप्रदायिक एंगल भी है भारतीय जनता पार्टी की, अगर राजनीति की बात करें तो वो हिंदू मुस्लिम एंगल आ जाता है, वो भी एक राजनीति का पैटर्न है। उधर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का एक अलग पैटर्न है, मोहब्बत की दुकान खोलो और भाईचारे को आगे बढ़ाओ, और हमने कांग्रेस ने जो कुछ किया है पिछले 65-70 साल में वो अपने काम गिनाती है। आपका पैटर्न क्या रहने वाला है? आप अगर नेशनल यूथ पार्टी की मैं बात करूं
तो आप किसी कोई खास पैटर्न होगा या सीधे मुद्दे होंगे आपके जो जनता से हमारी पार्टी का सिर्फ एक सबसे बड़ा नारा ये है कि हमारे को लोगों को एम्पावर करना है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, लोगों को डराना नहीं है, लोगों को किसी तरीके का भय नहीं दिखाना, लोगों को एंकरेज करना है कि आप फ्री हैं, यू आर अ फ्री सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। जब आप देश के नागरिक को मजबूत करेंगे तो देश अपने आप उन्नति करेगा। देश की आज की डेट में जो रिस्पेक्ट है, रैंकिंग है, वो एक पार्टी, एक गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है उसका नतीजा है कि देश आज इस पायदान पे है जहाँ पे लोग, सारी दुनिया उनको देखती है। तो ये दिल्ली के लिए आपने फॉर्म की है पार्टी या नेशनल लेवल पर, क्योंकि नेशनल यूथ पार्टी है, तो अभी आपका फोकस नेशनल लेवल पर है या सिर्फ दिल्ली पर आपका फोकस पूरा है? हमारे सर 17 स्टेट्स में हमारा प्रॉपर सेटअप है, एक्टिव मेंबरशिप संगठन है वहाँ, पूरा संगठन है प्रॉपर। और इस बार जो फरवरी कहाँ है जरा अगर आपको आइडिया हो? हम लोग सर जम्मू कश्मीर में है, यूपी में है, दिल्ली में तो कर ही रहे हैं, हरियाणा में भी है हमारा सेटअप, एमपी के इलेक्शंस में भी हम लोगों ने 2 सीटों पे पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। और इस तरह से साउथ में भी कुछ स्टेट्स हैं, तेलंगाना जिसमें से एक प्रमुख है, तो टोटल मिला के 17 सीटों, 17 अभी फोकस आपका दिल्ली पर है? दिल्ली में हमारा फोकस है। वैसे नेशनल हमारा इंटरेस्ट रहेगा आपका राजनीति में? बिल्कुल। तो आगे जो आने वाले इलेक्शंस हैं तो हम उम्मीद करें कि नेशनल यूथ पार्टी उन इलेक्शंस में भी, चाहे यूपी का हो या बिहार का हो, वहां पर भी इस तरह का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल सर, पहला शुरुआत आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने दिल्ली से करी है। हमारा नेक्स्ट टारगेट बिहार है, कमिंग इलेक्शंस बिहार में ही होने हैं, उसके बाद यूपी में होने हैं। तो शुरुआत जो होगी लोगों से जन संपर्क करने की, वो दिल्ली से शुरू हो रही है, और उसी मुहिम में हम कई लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के बीच जब आप जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, तो वो जो रेस्पॉन्स होता है वो अभी कैसा मिल रहा है? सर रिस्पॉन्स काफ़ी एनकरेजिंग है। लोग समझ रहे हैं कि आज की डेट में जो दोनों लोग पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस की इसलिए बात नहीं कर रहे कि कांग्रेस को लोग काउंट नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। दिल्ली में तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ पे भी कांग्रेस है, वो वहाँ पे जो उनके संगठन अगर कहीं पे मजबूत है तो वो संगठन की वजह से शायद से उनको कुछ सीट्स मिल रही है। अदरवाइज कांग्रेस को सेंटर की तरफ से, जो इनका सेंट्रल लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ना उनको कोई पूछता। तो इसलिए मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बट हाँ मेजर जो पार्टीज है दिल्ली में वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। और लोगों को समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने काफ़ी लोगों को ठगा है, और दोनों पार्टियां जो हैं वो वर्थ नहीं है कि इनको वापस रिपीट कराया जाए। बीजेपी काफ़ी सालों से तो दिल्ली में हार ही रही है, आम आदमी पार्टी इस बार हारने के लिए निश्चित है। आप समझते हैं कि दिल्ली में जो है मुद्दे वो बिजली सड़क पानी है मेन मुद्दा? दिल्ली में सिर्फ मुद्दे बिजली सड़क पानी नहीं है, दिल्ली में कई सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि लोगों को समझ में आ गया है कि लोग झूठ की वजह से तंत्र जो है वो चल नहीं सकता ज़्यादा लंबा। लोगों को समझ में आ गया है केजरीवाल ने उनके साथ झूठी भरोसा है। बिजली के नाम पे जो 200 यूनिट फ्री करी है उसके उनको कॉस्ट समझ में आ रही है, जहाँ पे आप ये देखेंगे कमर्शियल्स जो रेट है दिल्ली के वो हाईएस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के। उसी के अलावा इन्होंने फिक्स सरचार्ज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है। तो बिजली आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है। सफाई पे बहुत ध्यान है लोगों का। आज समझ रहे हैं कि एमसीडी में केजरीवाल आए तो पहले तो केजरीवाल का बहाना ये था कि बीजेपी उसको काम नहीं करने देती, अब एमसीडी में भी आप है, उसके बाद भी दिल्ली की सफाई नहीं हो रही है। तो आप लोगों ने तो एक्चुअली में दिल्ली के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। लोग जो है नरक की तरह जीने के लिए मजबूर है। आप लुटियन दिल्ली देखिए, आप किसी और एरिया में चले जाइए। मैं उत्तम नगर से इस बार कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शंस, आप उत्तम नगर देख लीजिए, आप मटियाला विधानसभा देखिए, आप द्वारका विधानसभा देख लीजिए, सागरपुर, ये सारे एरियाज ऐसे हैं। या आप कहीं पे भी चले जाइए, ईस्ट दिल्ली की तरफ चले जाइए, आप ये देखेंगे डिफरेंस कितना बड़ा है। जो एम्बेसी एरिया है वो तो मिलेगा कि साफ सुंदर है, सफाई काफी होती है, चाणक्यपुरी वाला एरिया। यही अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आधा घंटा या कुछ किलोमीटर दूरी क्रॉस करते ही आपको दिखने लग जाएगा कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो लोगों को ये दिख रहा है कि भी हमारे साथ जो हमारे को जो फ्री दिया गया एक्चुअली में उसकी कॉस्ट हमें बहुत पे करी है। हमारा खुद की इनकी पर कैपिटा इनकम किसी की नहीं बढ़ी, लोगों की। केजरीवाल कहते हैं कि मतलब मोटे तौर पर जीवन स्तर
को बदतर हुआ, बेहतर बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं। आप फ्रीबीज पर ना जाके लोगों को ये समझाएंगे कि आपका जीवन स्तर जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका है, वो हम बेहतर बनाएंगे। हम फ्रीबीज के अंगेज नहीं है, ठीक है। हम लोग खुद चाहते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऐसे बढ़े। ये सारी चीजें बहुत मायने नहीं रखती। 200 यूनिट कुछ भी नहीं होते। आप थोड़ी देर ही, अगर आपके घर में एसी है, आप चला लीजिए एसी, आपका 200 यूनिट से 100% ज्यादा आएगा। आप कूलर ही चला लीजिए, एसी छोड़िए, आप गरीब है, कूलर चला लीजिए, तब 200 यूनिट से ज्यादा आएगा। तो एक्चुअली में 200 यूनिट मायने नहीं रखता, ठीक है। सबसे बढ़िया, सबसे जरूरी जो बात है वो है कि लोगों की डेवलपमेंट कितनी हुई है, उनकी इनकम कितनी बढ़ी है। चलिए राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि अब आप 17-18 आप स्टेट्स में हैं, वहां पर आपका संगठन है। अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो 2 मुद्दे हैं, 2 बड़ी पार्टियां, अगर कांग्रेस और बीजेपी को हम लें। आम आदमी पार्टी को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। बीजेपी का जो मुद्दा है, कमंडल की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति लगातार उसकी देखने को मिली और मौजूदा वक्त में भी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें तो उनके पास इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना। इन दोनों ही मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है, उस पर आपकी पार्टी का टेक क्या है? सर, सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि ये जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं है, लोगों को भटकाने का एक जरिया है। हाँ, जज्बाती इशू है। जज्बाती इशू कह नहीं सकते कि जज्बाती है, शायद से ये उनके भावनाएं तो उभारते हैं, ये भावनाएं बार बार आप खुरेदते रहते। अगर ऐसी बात होती तो इस बार मोदी जी की 400 प्लस तो 100% थी। अगर ये मुद्दा एक्चुअली में बहुत ज्यादा लोगों के लिए इमोशनल अपील होता तो मैं ये नहीं मानता कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ धर्म या सिर्फ जाति ही सबसे ऊपर है। लोगों को समझ में आता है कि देश एक है और हमें देश के नागरिक सारे भाई बहन की तरह से रहते हैं। और इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें आप देखेंगे कि हर समाज, हर रिलीजन, हर वर्ग के लोग रहते हैं और सारे लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरमिंगल्ड है कि आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। बेशक। तो जो भी सोच है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, हम उसके उन रास्ते पे चलना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, जनता से जुड़े मुद्दे, जनता को आगे बढ़ाना है। लोग, इंडिया फर्स्ट हमारा मेन मोटिव है। अच्छा मैंने जी एक चीज़ और बताई, दिल्ली वाले बड़े, खासतौर से व्यापारी वर्ग में एक मैंने कन्फ्यूजन की भी स्थिति देखी कई बार एक डर भी देखा, और वो है टैक्स को लेकर। चाहे वो जीएसटी से लेकर जो एमसीडी में भी टैक्स होते हैं वो भी अगर आप ले जाएं, हाउस टैक्स हो या और भी बहुत सारे टैक्स हैं। टैक्स पर कोई पॉलिसी आपने बनाई है? बिल्कुल सर, टैक्स को लेके हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बातचीत करी, और क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है, आज की डेट में जितनी भी सरकारें काम कर रही है, चाहे वो सेंटर पे हो स्टेट में हो, उनका एक ही मोटिव है, लोगों को डरा के रखना। किसी भी बिजनेस का प्रोग्रेस जो है बिना फियरलेस हुए बिना नहीं हो सकता। आप देखेंगे आज की डेट में, अगर आप देखें, एक तरह से इंस्पेक्टर राज इज बैक इन द कंट्री। पहले कांग्रेस के टाइम पे इंस्पेक्टर राज कंसेप्ट हुआ करता था, काफी आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कोई भी आके आपको कहीं पे भी नोटिस दे देता था या धमका देता था या अरेस्ट कर लेता। तो वही सिस्टम आज फिर शुरू हो चुका है। उसी को देखते हुए हमें ये लगा कि हमारे को कुछ करने की जरूरत है। नेशनल पार्टी ने उसी के लिए एक प्रपोजल बनाया है, और जिसमें हम लोगों ने दिल्ली के, क्योंकि हम दिल्ली को ही प्रेजेंटली मॉनिटर कर सकते हैं, उन्हीं के लिए काम कर सकते हैं। और इनकम टैक्स, और क्योंकि वो सेंट्रल लॉज है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते जरूरत से ज़्यादा। तो हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हमारी सरकार बनने पे जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिशियल जो है किसी भी बिजनेसमैन के दरवाजे बिना किसी रीज़न के नहीं जाएगा। अच्छा। अगर आप एक तरह से देखें, आप अगर देखें, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है, आप जीएसटी ऑफिस जाते हैं, उनका ऑफिसर आपको कई तरीके का सवाल पूछता है जिसका आप जवाब देते हैं, और एंड में वो कहता है मैं आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आप उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबकी जजमेंट दिखाई जाती है, तब भी वो मानने को तैयार नहीं होता, और मजबूरन आपको अपना मैटर क्लोज कराने के लिए, केस क्लोज कराने के लिए उसकी डिमांड्स को कुछ हद तक पूरा करना होता है। अब ये बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ तो कोर्ट ये कहती है कि हमारी अवहेलना करने का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जी, और उसकी आपको सजा मिलेगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के ऑफिसर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को मानते नहीं है। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? होना ये चाहिए, अगर उनके ऊपर डर होगा कि कोई है जो उनको भी वॉच कर रहा है, और अगर उन्होंने
कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं तो माना, क्या करेंगे आप? कोई ऐसा ट्राइब्यूनल बनाएंगे कि जिसमें कोई व्यक्ति जा सकता है, आसानी से जा सकता है, जहां पर आसानी से उसकी सुनवाई हो जाए? क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नाम से तो इंसान थोड़ा सा हिचकिचाता है कि कहाँ मैं धक्के खाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते कई साल निकल जाते हैं और वो ऑब्वियसली आपको पता है कि काफ़ी महंगी कॉस्ट के बाद उनको जस्टिस मिलती है। तो हमारे संविधान पत्र में हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि जैसी ही हमारी सरकार बनती है, हम जो प्रेजेंट जीएसटी का स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का या लॉ इनेक्टमेंट का, उसमें तो फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सेंटर और स्टेट्स मिलकर के लॉ बनाती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी ऑफिसर इस तरह के हैं, एक रिव्यू कमेटी सेटअप होगी जिसमें जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। कोई भी शख्स दिल्ली का रहने वाला हो और उसको लगता है कि उसके ऑर्डर्स जो है वो मनमानी तरीके से दिए गए हैं, तो वो उस कमेटी को रेफर कर सकता है और उसके ऊपर तुरंत डिसीजन लिया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उस पर जो भी ऑफिसर इस गलत काम में इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव जो है दिल्ली गवर्नमेंट लेगी जैसी एनवाईपी की सरकार बनती है। अच्छा, आप बता रहे थे कि टैक्स में भी शायद थोड़ा सा आप कुछ। दूसरा एक सबसे बड़ी जो इस समय दिल्ली वाले प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत हाई है। उसी को ऑफसेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग को ऑफसेट करने के लिए हमें ये लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो भी इन्फ्लेशनरी नेचर की होती है। आपने 100 रुपए का कोई माल खरीदा, 18 रुपए उस पर जीएसटी दे दिया तो आपका 118 रुपए आपके लग गया। अगर मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूं, आप बहुत ही छोटे कारोबारी हैं या बहुत ही छोटा फैमिली है और इनकम आपकी 5,000 रुपये महीना भी है, तो कोई ये सोचे कि मैं 5,000 रुपये के अंदर तो मेरा क्या जीएसटी जा रहा है क्योंकि मैंने तो बिल लिया नहीं। बट वो गलत फहमी भी है, क्योंकि जीएसटी तो जो मैन्युफैक्चर हो जाता है लगे जाता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप टूथपेस्ट खरीद दीजिए, आप बिस्किट्स खरीद दीजिए, आप आटा खरीदिए, आज के डेट में तो आटे पे लग रहा है, मेडिसिन खरीद दीजिए, मेडिसिन पे 12% जीएसटी लग रहा है। तो और 5,000 की अगर आपकी स्पेंडिंग है मंथली, तो आप ये मान के चलिए कम से कम भी 750 से 760 रुपए आपका जीएसटी जा रहा है ऑन एन एवरेज। अच्छा, तो इसी सब चीज़ों को मद्देनजर करते हुए हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम लोग जीएसटी का 50% जो स्टेट कलेक्ट करती है, जीएसटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। एसजीएसटी का एक तरीके से 50% जो है हम लोगों को रिफंड करके उनको एम्पावर करेंगे ताकि उनके ऊपर महंगाई का बर्डन ना डले। उसी के साथ साथ हम लोगों ने वैट के ऊपर भी सोचा। आज की डेट में जो पेट्रोल है वो वैट के दायरे में आता है, होना तो ये चाहिए था कि जीएसटी में सब्सिडी हो जाना चाहिए था। 34 रुपए का जो पेट्रोल है वो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार 95 रुपए में बेच रही है कम से कम भी। तो जो 60 रुपए का जो कॉस्ट बढ़ती है वो सिर्फ वैट की वजह से बढ़ती है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों उसका हिस्सेदार है। तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रावधान रखा है कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, पेट्रोल पे जितना भी वैट होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसको माफ़ करेगी। चलिए, ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा दिल्ली वालों के लिए। जो टैक्स की आपने बात की, अगर रिफंड हो जाता है, और जो लो इनकम जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी ये राहत होगी एक तरह से, अगर टैक्स में इतनी कमी आ जाए। और पेट्रोल डीजल, इसका सर व्यापार में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा, क्योंकि जो आप देखेंगे जो दिल्ली जो है वो सराउंडेड बाय अदर स्टेट्स, जिसमें अगर आप देखें हरियाणा, आपका यूपी बॉर्डरिंग स्टेट्स लगती हैं। तो हमारी इस स्कीम की वजह से बिजनेस को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जो माल है वो दिल्ली में सस्ता होगा, तो लोग आके दिल्ली में बाय करेंगे तो उनकी आमदनी डबल हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वालों की आमदनी डबल हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उम्मीद है अच्छा करेंगे आप दिल्ली चुनाव में। तो आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। विनय बंसल जी हमारे साथ थे, नेशनल यूथ पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपनी नीतियां बताई दिल्ली को लेकर, वो क्या सोचते हैं, दिल्ली के लोगों को लेकर क्या सोचते हैं और दिल्ली को कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे, चुनाव में किस तरह से जाएंगे, क्या क्या मुद्दे उठाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारी इनसे बात हुई है। अगले पॉडकास्ट में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और राजनीतिक दल के साथ भी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।